हेलो। वॉइस Yes, sir. कंफर्म Yes, करो। sir. Yes. ठीक। Yes, correct. ओके, टॉपिक देखो। टॉपिक आज सही है, वर्क, एनर्जी, इम्पल्स, कोलिजन, मोमेंटम एंड ऑल। तो इसमें अभी थ्योरी हम देखेंगे, जहाँ नीड होगी वहाँ पर थ्योरी पढ़ाएंगे, अदरवाइज अभी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू की भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू को अपडेट करके बनाई गई हैं और कुछ ओरिजिनल प्रॉब्लम्स हैं। पीवाईक्यू, कुछ प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू से ही को मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है और कुछ बिल्कुल नई प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में ये जो वर्टिकल पार्ट आप देख रहे हो, ये एक स्मूथ रॉड है। वर्टिकल पार्ट एक स्मूथ रॉड दिया गया है और उस पर एक रिंग दी गई है। मास ऑफ रिंग इज स्मॉल एम, रिंग का मास स्मॉल एम, उससे अटैच स्ट्रिंग एंड इधर मास कैपिटल एम दे रखे हैं, वेयर कैपिटल एम इज मोर देन स्मॉल एम। और रिंग और पुली के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रिंग एंड पुली में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइडेड है ए। द रिंग एंड पुली हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ए, ये पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो एक बार फिर से सेटअप समझा रहा हूँ क्या है। इस स्मूथ रॉड के ऊपर एक रिंग है जो कि फ्री है स्लाइड करने के लिए। इट कैन स्लाइड डाउनवर्ड, अपवर्ड, so ring is completely free to slide. It has a mass small m. The ring and the block are connected by the string. Horizontal distance between the ring and the pulley is small a. Initially everything is at rest. Ring is at rest, block is at rest, everything is at rest. Now it is released. System starts from the rest. This system begins from the rest. So question is, find maximum distance. Find the maximum distance moved by the ring. Find the maximum distance by which the ring can move. Maximum distance moved by the ring, ये क्वेश्चन है। Find the maximum distance which is moved by this ring. इस क्वेश्चन को एक्चुअली इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे पर्पस भी दो है मेरे। एक तो एनर्जी का एनर्जी समझाना और दूसरा इसमें एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन का एक और कंसेप्ट समझाना है। तो देखिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? Yes. ये बर्तनों की आवाज बंद कर दो यार। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये? Yes, प्रॉब्लम sir. सेटअप। चलिए देख, क्वेश्चन इज रिंग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मूव करेगा, ये निकालना है इसमें। कैपिटल एम इज मोर देन स्मॉल एम, ये दे रखा है। फर्स्ट थिंग, रिलीज करने के बाद ये रिंग का मोशन डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? कई लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। नोटिस करिए, रॉड स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, तो जो इस रिंग पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, mg की फोर्स, उसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द रिंग विल स्टार्ट डाउनवर्ड, इररिस्पेक्टिवली कि मास किसका ज्यादा है। मास किसी का भी ज्यादा हो, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी,
और उसके अगेंस्ट कोई फोर्स है नहीं, तो मोशन इसका डाउनवर्ड ही होगा, चाहे ये मास ज्यादा हो चाहे ये वाला मास ज्यादा हो। फर्स्ट थिंग, सो रिंग विल मूव डाउनवर्ड। अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना मूव करेगा, तो ये हम निकालेंगे इससे। मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव कर रहा है ये निकालने के लिए, सपोज ये रिंग डाउनवर्ड गया, लेट ये डाउनवर्ड एच डिस्टेंस नीचे आया। ऑब्वियसली जब ये रिंग एच डिस्टेंस नीचे आएगा तो इससे कनेक्टेड ब्लॉक राइज करेगा कुछ। कनेक्टेड ब्लॉक जब राइज करेगा तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना राइज करेगा। अगर ये रिंग एच डिस्टेंस नीचे आ रही है तो करस्पॉन्डिंगली ये ब्लॉक कितनी हाइट ऊपर आ रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये एच नीचे आ रहा है तो ये सपोज एच डैश डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, और ये एच डैश ये मैं पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर ये रिंग एच नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस स्ट्रिंग की स्लैंटेड लेंथ, स्ट्रिंग की स्लैंटेड लेंथ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बच्चा यार किसी के घर से ना काफी नॉइज आ रही है, मतलब अपना माइक म्यूट कर दो, मुझे बर्तन वर्तन की आवाज आ रही है। इंक्लाइंड पाइथागोरस के हिसाब से ये रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्योंकि एक सेकंड, तो ये ए है ये एच है, ये डिस्टेंस हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से। बिकॉज ये स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल है तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट करनी है आपको, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट रखनी है। सो पुली और रिंग को ज्वाइन करने वाला लेंथ, पुली और रिंग के बीच में पहले ए डिस्टेंस था, अब इस पुली में और इस रिंग के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ बिटवीन द पुली एंड दिस रिंग, वो रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना लेंथ बढ़ गया है यहाँ पर। स्टार्टिंग में पुली और रिंग के बीच में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए थी, और अब उसी पुली और उसी रिंग के बीच में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो बिटवीन द पुली एंड रिंग जितना लेंथ स्ट्रिंग का इंक्रीज हो रहा होगा, उतनी ही लेंथ पुली और ब्लॉक के बीच में रिड्यूस हो रही होगी। सो बिटवीन द पुली एंड रिंग इनिशियली ए लेंथ थी, एंड बिटवीन द पुली एंड रिंग नाउ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो इधर की तरफ जो इंक्रीमेंट हो रहा है विच इज रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस ए। जितनी लेंथ इस पार्ट की बढ़ रही होगी, अदर पार्ट की लेंथ उतनी ही रिड्यूस हो जा रही होगी, एंड सो एच डैश इसके बराबर होगा। इधर जितना लेंथ रिड्यूस करेगा उतना ही लेंथ दूसरे साइड पर बढ़ना चाहिए, सो दैट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। पहला कंसेप्ट। दूसरा, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ये रिंग स्टॉप कर गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स रिंग विल स्टॉप। जब ये रिंग यहाँ से यहाँ जाकर के स्टॉप करेगी तो इससे कनेक्टेड कैपिटल एम भी स्टॉप कर रहा होगा, और क्योंकि ये स्मूथ कह रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन लगा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट किया गया था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो बिकॉज स्टॉप कर रहे हैं। रेस्ट से स्टार्ट किया टी आई जीरो, स्टॉप कर रहे हैं टी एफ जीरो, विच मीन्स की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो आना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो आना चाहिए। सो स्मॉल एम एच डिस्टेंस से नीचे जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो माइनस एम जी एच, और इधर एच डैश डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच डैश, एंड इसको जीरो कर दें। और
एच डैश की वैल्यू रख देंगे तो उससे हमारा एच सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। अगर एच डैश की वैल्यू रख दें तो जो एच है वो आ जाना चाहिए आंसर में, और उसका आंसर ये आएगा। जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, 2 टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके अदर पार्ट्स क्या है वो देखो। इसमें नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जब हमने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब रेस्ट से चालू किया था इसको, और मैक्सिमम डिस्टेंस फॉल करने के बाद ये फिर से रेस्ट पे आ गई। तो ये मोशन इस तरीके से हो रहा है जो कि 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है और 0 वेलोसिटी पे ही खत्म हो रहा है। स्टार्ट्स विथ 0 वेलोसिटी, एंड्स विथ 0 वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाते समय वेलोसिटी में किस तरीके का वेरिएशन होगा। वेलोसिटी विच बिगिंस विथ 0 and ends with 0. So it is very obvious that velocity will first increase and then decrease. That means इस रिंग का इन दोनों पोजीशंस के बीच में, between these two positions, somewhere the ring will have maximum speed. Now the next question is find the maximum speed. Find the maximum speed of the ring. भाई मैक्सिमम स्पीड इज ऑब्वियस बिकॉज जीरो स्पीड से चालू हुआ है फिर जीरो पे खत्म भी हो रहे हैं। तो दैट मीन्स की स्पीड फर्स्ट बढ़ी होगी फिर घटी होगी। जब पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा तो इनके बीच में कहीं ना कहीं उस रिंग की एक मैक्सिमम वेलोसिटी आई होगी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्मॉल एम कितना होगा, रिंग की मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर दूसरा ये कि ये क्या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो रिंग का मोशन है वो एक ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये कहना सही है या फिर ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो वेलोसिटी एंड्स विद द जीरो वेलोसिटी। तो इसको ऐसे सोचना पड़ेगा जब ये जीरो वेलोसिटी पर यहाँ पर खत्म होगा, जहां पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, क्या ये रिंग यहाँ पर परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी या ये फिर वापस ऊपर जाएगी। मतलब क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस फॉल करने के बाद यहीं पर परमानेंटली रुक जाएगा या फिर ये मोमेंटली स्टॉप करेगा और फिर राइज करेगा और फिर यहाँ स्टॉप करेगा, या इसको ओवरशूट करके ऊपर चला जाएगा या फिर यहीं तक आएगा और इन्हीं के बीच में ये टू एंड फ्रो करता रहेगा। इनमें से क्या चीजें होंगी। सर वापस ऊपर जाएगा। वापस तो जाएगा बट इसी लेवल तक आएगा या इसको ओवरशूट करेंगे और ऊपर भी जाएंगे, या फिर वापस आएंगे तो इस लेवल से नीचे रह जाएंगे, या एग्जैक्टली इसी लेवल पर आएंगे और यहाँ पर फिर स्टॉप हो जाएंगे। तो सिस्टम में एनर्जी कंजर्व है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व की गई है। और बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन है इसलिए क्या होगा कि जब ये सिस्टम यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो इस लेवल के ऊपर फर्दर नहीं जा सकते आप, बिकॉज अगर इस लेवल को ओवरशूट करेंगे, अगर इस लेवल को ओवरशूट करेंगे तो एक गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। दोनों चीजें तो गेन कर नहीं सकते बिकॉज एनर्जी को हमेशा कंजर्व रखना है। तो दैट मीन्स कि जिस लेवल से स्टार्ट किया गया है वापस उसी लेवल पर आएंगे फिर स्टॉप कर जाएंगे, फिर यही चीज होगी। एंड ये पीरियोडिक मोशन भी होगा, ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के लिए जो अदर कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब डिक्लेयर कर पाओगे जब इस पर हम फोर्स निकालें और वो इसके पोजीशन का लीनियर फंक्शन बने। तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसको आप बोलोगे ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, ये दोनों ऑसिलेशन के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और इन बिटवीन समवेयर मीन पोजीशन आएगी, कहीं पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी एंड वो सब चीजें। सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी।
यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फिर से देखो। जहां से इस रिंग को स्टार्ट किया गया है उससे कुछ नीचे जाने के बाद इसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। अब कितना नीचे जाने के बाद आएगी वो तो मानना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं कि ये वाई डिस्टेंस नीचे आया, और जब ये वाई डिस्टेंस नीचे आया उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। एज्यूम कर रहे हैं कि वाई डिस्टेंस नीचे जाने के बाद इस रिंग की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम, जब ये वाई डिस्टेंस नीचे आया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी मान के चलते हैं। और इधर जो कैलकुलेशन की गई है उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब ये वाई डिस्टेंस नीचे आएगा तो कैपिटल एम कितना राइज करेगा वो निकाल सकते हैं। इसको अगर हम वाई डैश मान लें तो ये वाई डैश और वाई का रिलेशन एग्जैक्टली यही वाला रिलेशन बनेगा। सो अगेन हम उस तरीके से कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर वाई डैश लिख देते हैं, वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन माइनस ए। तो फर्स्ट थिंग तो हमको ये काम करना है कि ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है और ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, उनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है वो फाइंड आउट किया गया, पहला काम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। इधर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिकॉज रिंग और ये जो ब्लॉक है, रिंग और ब्लॉक कनेक्टेड बॉडीज हैं। कनेक्टेड बॉडीज में इनकी वेलोसिटी और ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब इनमें कोई ना कोई एक इक्वेशन बननी चाहिए। रीजन बिकॉज दे आर कनेक्टेड। whenever two bodies are connected by the string there must be some relation between their velocities. Whenever two bodies are connected by the string there must be a relation between their velocities. relation means, अब जरूरी नहीं कि ये बराबर, रिलेशन मीन्स कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कनेक्ट करने का तरीका क्या है। इस केस में ये बॉडी वी डैश से ऊपर चल रही है, ये वी मैक्स से नीचे आ रही है। वी डैश और वी मैक्स का रिलेशन निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, इस स्ट्रिंग को अलग से एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं उसको अगर हम सेपरेट ड्राइंग करके दिखाएं तो स्ट्रिंग की सेपरेट ड्राइंग करने पर स्ट्रिंग का वर्टिकल साइड वाला एंड, स्ट्रिंग के वर्टिकल साइड वाला एंड वी डैश वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, और स्ट्रिंग के इंक्लाइंड पार्ट का जो एंड है, स्ट्रिंग के इंक्लाइंड पार्ट का जो एंड है ये वी मैक्स से नीचे आ रहा है। इधर की तरफ टेंशन फोर्स टी ऊपर लगेगी, इधर की तरफ टेंशन फोर्स टी ऊपर लगेगा। और कंस्ट्रेंट निकालने के लिए जैसा पिछली क्लास में कहा गया था कि समेशन ऑफ टी डॉट वी जीरो कर देंगे, समेशन टी डॉट वी जीरो करेंगे। एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा एंगल, इधर थीटा एंगल को एज्यूम करेंगे, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन जब कभी भी निकालना था तो उसका एक ही प्रोसेस हमने फॉलो किया होगा, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। सो वर्टिकल वाले एंड पर टी और वी डैश सेम डायरेक्शन में, और इंक्लाइंड वाले एंड पर टी और वी मैक्स इनके बीच 180 माइनस थीटा का एंगल। सो इनका डॉट प्रोडक्ट माइनस टी वी कॉस थीटा एंड इक्वल टू जीरो, एंड सो वी डैश इक्वल टू वी कॉस थीटा। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गई यहाँ पर। मतलब पहले हमने डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन निकाले, फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशंस निकाली, जिसके थ्रू वेलोसिटी के बारे में आइडिया लग गया कि अगर इधर वेलोसिटी वी मैक्स है तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी है वो आंसर आ गया। दो दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, प्रोसेस को ध्यान देना है, ताकि प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि कनेक्टेड बॉडीज हैं अगर, तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है कि क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है या फिर कोई ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कोई कम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का रिलेशन इस बेस पर निकाला गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। वेलोसिटीज का रिलेशन इस बेस पर निकाला गया है कि सिग्मा ऑफ टी डॉट वी जीरो है।
नाउ इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालने के लिए सिस्टम का एनर्जी कंजर्व कराया जाएगा। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। तो या फिर गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी कंजर्व है तो जितना हम काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे होंगे उतना ही हम पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहे होंगे। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तभी एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आया है, कैपिटल एम मास ऊपर चला गया और ये मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी डैश स्क्वायर। ये रिंग नीचे जाकर के मूव कर रही है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो गिना मिला, और पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है हमें, वो लॉस रिंग के नीचे आने की वजह से हुआ है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, रिंग नीचे चली गई है तो इसका लॉस हुआ एम जी वाई, और साथ में ये कैपिटल एम राइज किया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालोगे, तो रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इधर का डिक्रीज माइनस इधर का इंक्रीज, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि इसमें हमको हमारे को निकालना है वी मैक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो वी डैश को हम वी मैक्स के फॉर्म में रख सकते हैं, प्रॉब्लम वाई डैश को वाई के फॉर्म में रख सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम बची हुई है कि वाई कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कब आप आएगा, जब आप इस वाई को पता लगा लो कि ये वाई कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस नीचे जाने के बाद इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर ये वाई मिल जाए आपको, क्योंकि जब वाई मिलेगा तो कॉस थीटा भी मिल जाएगा। तो अब दिमाग इस पर लगाना है कि ये वाई कैसे निकाला जाए, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। मतलब कि कितना कितना डिस्टेंस नीचे जाने के बाद उसमें मैक्सिमम स्पीड होगी, ये निकालने के लिए क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएं, ये पॉइंट है मेरा। सो ध्यान दीजिएगा कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है उसकी। कैलकुलस जिस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अगर ये v मैक्सिमम है तो dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन, इस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसकी एक्सेलरेशन इस मोमेंट पर जीरो होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर प्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए mg दिखाएंगे डाउनवर्ड और एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे। मैक्सिमम स्पीड मतलब नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, इधर की तरफ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सो टेंशन फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट यानी कि टी कॉस थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स स्मॉल एम जी। टी कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एम जी। फोर्सेस बैलेंस किए गए हैं क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन है, इसलिए ये फोर्सेस बैलेंस किए गए हैं। और यही काम अगर कैपिटल एम के साथ करें, अगर हम कैपिटल एम के साथ फोर्सेस बैलेंस करें, कैपिटल एम पर अगर फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ और कैपिटल एम जी नीचे की तरफ। तो टी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। कॉस थीटा की जब वैल्यू मिल जाएगी तो वाई भी मिल जाएगा यहाँ से।
ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ये डिस्टेंस ए है, ये लेंथ √a² + y² है। सो एक बार अगर हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड इस इक्वेशन में सारे जो अननोन थे वो सारे मिल गए आपको। कोई डाउट है इसमें अभी? कोई पॉइंट ऐसा जो दोबारा री एक्सप्लेन करना हो? हुआ समझ? कुछ पता है भाई, ताकि उस हिसाब से आगे बढ़े। सर कैपिटल एम पे फोर्स Yes. बैलेंस करना, ये एक बार बताइए। फोर्स बैलेंसिंग, देखिए मैक्सिमम पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम स्पीड मतलब कि dv/dt जिसको एक्सेलरेशन था, मैक्सिमम मिनिमा लगा रहे हैं। अगर v मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव 0 हुआ। डेरिवेटिव ऑफ v मतलब एक्सेलरेशन, और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन तभी 0 किया जा सकता है जब उस बॉडी पर फोर्सेस बैलेंस हो गए। ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। और पर्पस इसका मैंने क्या कहा था ना, मैंने इसका पर्पस दो तीन थे। दो तीन पर्पस का मतलब मल्टीपल चीजें आपके माइंड में डालने का पर्पस है। दूसरा ये, जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स के रिलेशन हैं ये कैसे निकाले गए हैं, और दूसरा जो है कि वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकाला गया। मतलब कंस्टेंट इक्वेशन का यूज इस टाइप के न्यूमेरिकल में भी करा जा सकता है टू फाइंड। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इसमें जब रिंग की वेलोसिटी Next. मैक्सिमम होगी सर, तब ब्लॉक की भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपस में कनेक्टेड है वो आपस में कनेक्टेड है। भाई अगर इधर जीरो एक्सेलरेशन होगा तो इसका भी जीरो एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, कनेक्टेड बॉडीज है भाई। क्योंकि जब ये स्मॉल एम स्टॉप करेगा तो कैपिटल एम भी स्टॉप करेगा। ये अलग अलग मूवमेंट पर तो होंगे नहीं कि ये डिफरेंट मूवमेंट पर, ये डिफरेंट मूवमेंट पर, ये सब होंगे तो एक साइमल्टेनियस मूवमेंट पर। रीजन बार बार है कि वो आपस में जुड़ गए, कनेक्ट है, कनेक्ट होने की वजह से। हटाएं इसको। यस सर। ठीक। ऐसा एक पीवाईक्यू में है आपके वर्क एनर्जी पावर के, जेई एडवांस पीवाईक्यूज में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको देख सकते हो। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रॉब्लम 2, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि इसके थ्रू भी एक कंसेप्ट आएगा, मतलब इसके थ्रू भी कोई चीज दोबारा रिवाइज की जाएगी। क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल पुली है और इस आइडियल पुली पर से स्ट्रिंग पास हो रही है। एक आइडियल पुली पर से स्ट्रिंग पास हुई और उसके एक एंड पर m1 मास है और दूसरे एंड पर m2 मास है। m1 m2 दो मासेस है, आइडियल पुली है, स्ट्रिंग में मास दिया गया है। जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मास है, कैपिटल M मास ऑफ स्ट्रिंग है, और 2a इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ 2a प्लस बिगिनिंग में ये स्ट्रिंग सिमेट्रिकल है। बिगिनिंग में लेफ्ट और राइट इक्वल लेंथ है, मतलब इधर भी a लेंथ है और इधर भी a लेंथ है। और साइज ऑफ पुली को इग्नोर करना है, साइज ऑफ पुली को इग्नोर करना है, अदरवाइज कुछ लेंथ यहां पर भी आ रही है, थोड़ी सी लेंथ स्ट्रिंग की यहां पर आ रही है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो साइज ऑफ पुली को इग्नोर करना है। आइडियल पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। बिगिनिंग में स्ट्रिंग वॉज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, इधर और इधर सिमेट्रिकल है, मतलब कि ए लेंथ लेफ्ट है तो ए लेंथ राइट साइड भी। m1 m2 आर टू मासेस,
m2 is more than m1. Now the system starts from rest. The system starts from rest. The system starts from the rest. Find velocity of m2. Find the velocity of m2 when m1 reaches to the pulley. Find velocity of m2 when m1 reaches to this pulley. मतलब m1 बिल्कुल टॉप तक आ जाएगा. m1 जब टॉप तक आ जाएगा तो उस समय m2 के पास कितनी वेलोसिटी होगी. तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब क्वेश्चंस में वेलोसिटी निकालने के लिए कहते हैं हमसे, और पर्टिकुलरली जब ये कहा जाता है कि जब आप इस पोजीशन से अगली पोजीशन पे चले जाओ, मतलब पोजीशन यानी वेलोसिटी के रिलेट करके जब भी कोई बात की जाती है तो नॉर्मली हम एनर्जी कंजर्वेशन पे ही जाते हैं. देखो इसमें सिर्फ नई चीज क्या कर दी गई है कि मैक्सिमम टाइम जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो स्ट्रिंग में मास नहीं मानते. अभी हमने स्ट्रिंग में मास लिया है तो सिर्फ इसको ध्यान देना है कि अगर स्ट्रिंग में मास लिया है तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे यूज करें. प्रॉब्लम होगा एनर्जी कंजर्वेशन से ही, बट उसमें एनर्जी में स्ट्रिंग का यूज कैसे करोगे. सो इससे रिलेटेड हमारा कंसेप्ट है. इससे रिलेटेड हमारा एक कंसेप्ट ये था कि जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो किसी लेंथ पर, एरिया पर और वॉल्यूम में, यानी कि जब कभी भी मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो ओवर अ लेंथ, ओवर अ सरफेस और इन अ वॉल्यूम, मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब कभी भी मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस the potential energy of gravity is written by mg into height of center of mass of that object. सिर्फ ये कंसेप्ट अगर रिकॉल कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि लेंथ वाइज, एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज, उनके अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आप जो हाइट कंसिडर करेंगे वो उस के सेंटर ऑफ मास है. इसको मैं करके दिखा रहा हूं. इस इनिशियल लेवल को हम रेफरेंस मान लेते हैं. जो ये इनिशियल लेवल है, लेट इट रेफरेंस पॉइंट. इनिशियल लेवल को रेफरेंस मानने से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जो m1 मास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज ये रेफरेंस पर आ रहा है. m2 मास की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये भी रेफरेंस पर है. जो मासेस रेफरेंस पर है उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ना स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मास m/2 होगा और इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे. स्ट्रिंग के इस वर्टिकल पार्ट का सेंटर ऑफ मास वो यहां से टोटल, अगर ये 2a था, इधर a लेंथ होगा, उसका भी हाफ करोगे तो ये a/2 हो गया. सो इधर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी m/2 g और a/2. इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी राइट पार्ट की भी होगी बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल. सो मल्टीप्लाइड बाय 2. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से स्टार्ट किया गया है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये m1 मास टॉप तक चला गया तो क्लियरली m2 मास नीचे आया होगा. m2 मास a डिस्टेंस नीचे आया है और m1 मास a डिस्टेंस ऊपर गया और कंप्लीट स्ट्रिंग वर्टिकल ऐसे हो गई. एंटायर स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग राइट साइड पर आ गई.
सो ऐसे में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो अब M2 मास रेफरेंस से a डिस्टेंस नीचे है, M2 रेफरेंस से a डिस्टेंस नीचे, सो माइनस M2 GA, M1 रेफरेंस से a डिस्टेंस ऊपर है प्लस M1 GA। और अब इस पूरे स्ट्रिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग एक साइड पर आ गई है, कंप्लीट स्ट्रिंग इज ऑन वन साइड, उसका सेंटर ऑफ मास, इस कंप्लीट स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ मास वो अब इस रेफरेंस लाइन पर आ जाएगा। पूरे पूरे स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन पर है, एंड सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब स्ट्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो M2 मूव कर रहा है, M1 मूव कर रहा है, और ये पूरी स्ट्रिंग मूव कर रही है। सो टोटल मास जो मूव कर रहा है यहाँ पर वो है हाफ, और ये सब सेम स्पीड पर चलेंगे, वो कंस्टेंट इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी कल एक डिस्कशन हुआ था कि अगर फुली स्टेशनरी है तो इधर और इधर सेम वेलोसिटी जाएंगी। तो M2 की स्पीड, M1 की स्पीड और स्ट्रिंग की स्पीड, सबकी स्पीड एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल मास ले लेते हैं, हाफ M2 प्लस M1 प्लस स्ट्रिंग का मास, टोटल मास इंटू V स्क्वायर। और अब आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल एंड प्लस U फाइनल। इसके थ्रू फर्दर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ला सकते हैं। मेनली इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज मेरा सिर्फ ये रिमाइंडर था कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के थ्रू निकालते हैं। सिर्फ ये रिमाइंड करने के लिए इस एग्जांपल को उठाया। ये हुआ क्लियर? यस Yes. यस सर क्लियर होकर हटाने इसको। यस सर Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसको मतलब अगर ये हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसके और भी एप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी का, यही वाले कंसेप्ट का यूज वहां पर करते हैं, इसी का यूज करते हो वर्क निकालने के लिए। जब किसी मास को लिफ्ट करते हैं, एक मास को लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क करना होता है, उसमें यही वाले कंसेप्ट लगाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम। बहुत बेसिक लेवल का प्रॉब्लम ये है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बॉडी है और उसका सर्कुलर फेस नीचे है। सॉलिड हेमिस्फीयर का सर्कुलर फेस फ्लोर पे है। हमें इस सॉलिड हेमिस्फीयर को इन्वर्ट करना है, सॉलिड हेमिस्फीयर को ऐसे इन्वर्टेड करना है। पहले ये इस तरीके से रखा हुआ है, अब मुझे इसको ऐसे रखना है। इस प्रोसेस में कितना वर्क चाहिए, सॉलिड हेमिस्फीयर को इन्वर्ट करने के प्रोसेस में कितना वर्क करना होगा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू इन्वर्ट द सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इन्वर्जन में वर्क, हमें कितना वर्क करना होगा। तो एज ए जनरल लॉ जो भी वर्क हम लोग करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल वर्क जब हम कोई करते हैं, तो जब कभी भी हम कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो दैट शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट अगर हम कोई एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, अगर और ब्रॉड सेंस में बात करूं तो किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस में, एंटायर फिजिक्स में, वर्क एक्सटर्नल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी।
अगर इसको हम एंटायर फिजिक्स के लिए बात करें, यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के करंट से लेकर के या न्यूक्लियर फिजिक्स तक कहीं भी अगर बात करें, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि वर्क निकालना है, हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, वो मैकेनिकल प्रोसेस हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, लिक्विड का प्रोसेस हो, गैसियस प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस में अगर आपको एक्सटर्नल वर्क निकालना है तो आपको सिर्फ दिमाग ये लगाना होता है कि उस प्रोसेस में एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म को चेंज किया गया है। एनर्जी के फॉर्म मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, हमने यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज को चेंज किया है। जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व है सिस्टम में, अगर सबके चेंजेस फाइंड आउट कर लिए जाए तो वो हमारा वर्क एक्सटर्नल है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। सर ये मतलब हाँ जी, तभी बैठ है अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है सब सर। में, सब में ये आप कहीं भी लगाओ, बस इसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए। तो तरीका हम दिखाते हैं एक दो एग्जांपल के थ्रू, इसको लगाते कैसे। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में कई बार फिजिक्स में पूछते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, दो प्लेट्स है उनके बीच की सेपरेशन बढ़ानी है, कितना वर्क करना पड़ेगा, एक सोप बबल है उसको एक्सपैंड करना है, कितना वर्क करना होगा। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये मुझे ये करने के लिए कितना वर्क करना होगा। तो अरे भाई, सोप बबल को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे ना कि उस प्रोसेस में एनर्जी कौन सी चेंज हो रही है हमें, और उसके लिए मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास एनर्जीज कहाँ पर किस फॉर्म में है। सोप बबल में सरफेस एनर्जी होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, सोलेनाइड्स में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। तो हम जो भी होगा, जो भी प्रोसेस कर रहे होंगे, जितने भी फॉर्म है, अगर फ्रिक्शन है तो हीट एनर्जी होगी, बिकॉज फ्रिक्शन का जो वर्क है वो हीट में ही कन्वर्ट होता है। तो वर्क एक्सटर्नल विल बी दिस मच। फिलहाल ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें बात करते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इस मैकेनिकल प्रोसेस में एनर्जी का कौन सा फॉर्म चेंज हुआ है? तो आंसर है सिर्फ पोटेंशियल चेंज हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको इन्वर्ट किया है, कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है। ये पहले भी मोशन में नहीं था, अभी भी मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो वर्क एक्सटर्नल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। और कोई तो फॉर्म है नहीं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब तो है नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालने के लिए आपको कंसेप्ट ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मास है वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। सो एम जी इंटू हाइट करना है। सो एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास की हाइट, और उसके लिए ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। हेमिस्फीयर सेंटर ऑफ मास उसके सर्कुलर साइड से 3r/8 फ्रॉम द सर्कुलर साइड। इसका मतलब ग्राउंड से वो 5r/8। ये सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। हॉलो हेमिस्फीयर में, हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन r/2 होती है। सॉलिड है इसकी बात कर रहे हैं। इनिशियली द सेम सेंटर ऑफ मास वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम सर्कुलर साइड। बस, और यही इसका आंसर है। इतना वर्क करना होगा इसको इन्वर्ट करने के प्रोसेस में। अगर इस तरीके से अप्रोच करेगी तो आपको हिंट मिलती रहेगी क्वेश्चन में। तरीका हमारा ये होना चाहिए, अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि वर्क पूछा है अगर किसी ने, तो हमारे लाइन ऑफ थिंकिंग हो जानी चाहिए, मैं ये देखूं कि इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ एनर्जी चेंज हो रही है। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, सोलेनोइड की एनर्जी, बबल की एनर्जी, सबके सेपरेट फॉर्मूले पता होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय इसका ध्यान देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है तो हाइट उसके सेंटर ऑफ मास की देखी जाए। उसके लिए सेंटर ऑफ मास डिफरेंट बॉडीज के पता होने चाहिए। नाउ
क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ डाउट है बताएं, बस इतना बताते रहिए कि भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी ओके। अब ना मेरा एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट और रिवाइज करते हैं। मतलब ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क डन। एक कंसेप्ट वर्क पावर में था, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पावर को लेकर के क्वेश्चन है, तो एक उसका रिवीजन कर रहे हैं। मतलब जस्ट रिमाइंडर है कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन में से क्या था वो। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना होगा तभी समझ पाएंगे। तो अगर आप रेडी हो तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, बोर्ड पर लिख नहीं रहा। Yes, sir. लिखिएगा, a train starts from rest, a train starts from rest, a train starts from rest, and the engine delivers constant power, and the engine delivers constant power, constant power, capital P. Engine delivers constant power, capital P. Up to the moment, up to the moment, up to the moment, the speed of train becomes, the speed of train becomes u. The speed of train becomes u. After that, after that, the engine, after that, the engine works at constant rate. After that, the engine works at a constant rate. R equals to P multiplied by U. After that, the engine works at a constant rate. R equal to P into U. And after some time, the speed becomes, after some time, the speed becomes V. After some time, the speed becomes V. Now, find क्या करना है? We have to find total time. Find is total time. Find total time and the total distance covered. Total time and the total distance covered. Find the total time and total distance covered. एक मिनट रुकना यार, एक सॉरी सॉरी एक बच्चा एक 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 बराबर है, एक बार रुकिएगा, करेक्शन करिएगा। करेक्शन में गलती है, जो पहली लाइन हमने बोली थी, पहली लाइन हमने बोली थी कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड द इंजन डिलीवर्स था ना है, Yes, sir. Yes. इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट, वहां मिस्टेक हो गई है सर, इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट फोर्स, सॉरी, इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट फोर्स, इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट फोर्स है। इंजन डिलीवर्स अ कांस्टेंट फोर्स मतलब पहले वो इंजन एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है,
और जब इतनी स्पीड हो जाती है तब वो कांस्टेंट रेट पे वर्क कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी कराने का पर्पज एक ये है कि कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट रेट ऑफ वर्क, कांस्टेंट रेट ऑफ वर्क एंड कांस्टेंट फोर्स में ह्यूज डिफरेंस है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि कांस्टेंट रेट पर वर्क किया जा रहा है। बेसिकली जो वर्क एट कांस्टेंट रेट आप कर रहे हो, ये चीज पावर हुई। मतलब जर्नी के एक पार्ट में फोर्स कांस्टेंट है और उस जर्नी के दूसरे पार्ट में पावर कांस्टेंट है। तो देखिए, जो जीरो से यू स्पीड जाने का टाइम निकालना है पहले, अगर जीरो से यू स्पीड जाने की बात करें तो ये वाला टाइम तो निकाल सकते हैं, जीरो स्पीड से यू स्पीड जाने का टाइम, क्योंकि इस पीरियड में फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लग जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास एंड टाइम t1। तो जीरो से यू स्पीड जाने का टाइम काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है तो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एंड v इक्वल टू यू प्लस at वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हम u से v स्पीड पे जा रहे हैं, u से v स्पीड, तो इस वाले मोशन में पावर कांस्टेंट है, पहले वाले मोशन में फोर्स कांस्टेंट है, दूसरे वाले पार्ट, उस मोशन के दूसरे पार्ट में पावर कांस्टेंट है। तो यहां पर करने के लिए क्या करेंगे, अगर पावर को कांस्टेंट कर रहे हैं आप तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट है तो फोर्स वेरिएबल होगा, फोर्स कांस्टेंट है तो पावर वेरिएबल होगी, और पावर कांस्टेंट है फोर्स वेरिएबल होगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियस कांस्टेंट नहीं होती, दोनों चीजें साइमल्टेनियस कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकते, बिकॉज पावर एंड फोर्स में जो रिलेशन है वो ये है कि पावर इक्वल टू एफ इंटू वी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट हो, बिकॉज अगर ये दोनों साइमल्टेनियस कांस्टेंट है तो फिर वी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हो नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसमें आप वो लगा सकते हो, सिंस पावर इज कांस्टेंट, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये वर्क हो गया, पावर इंटू टाइम इज वर्क, बट जो पावर है वो हम P इंटू यू लिख रहे हैं, पावर इज P इंटू यू, so power multiplied by time should be the work done, and work done should be change of kinetic energy, work done should be change of kinetic energy, half m v square minus u square। सो दोनों टाइम निकाल के ऐड कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा, टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। तो ये हो जाएगा m इंटू यू डिवाइडेड बाई p प्लस टाइम t2 यहां से आएगा, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, टोटल टाइम ये हो जाएगा। तो मुझे इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो वर्ड्स प्ले होते हैं, वर्ड्स प्ले, कि हम क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ जाते हैं, फोर्स कांस्टेंट और पावर कांस्टेंट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए दिए गए। कांस्टेंट फोर्स में हम काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं और कांस्टेंट पावर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। अब दूसरा पार्ट की डिस्टेंस निकालना है मेरे को, कि इस पूरे जर्नी में डिस्टेंस कितना कवर किया गया हो, डिस्टेंस इन दिस जर्नी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस वाला पार्ट कैसे निकालेंगे।
डिस्टेंस वाला पार्ट निकालने के लिए 0 से u जब, तो यहाँ फोर्स कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन, सो काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो जिसके थ्रू डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो 0 से u वाले में डिस्टेंस निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन, u स्क्वायर बराबर 0 प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट 1। सो पहला डिस्प्लेसमेंट हम इसमें से निकाल लेंगे, दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब हम u से v जेटेक्स से नहीं निकालोगे, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन काइनेमेटिक्स से निकालेंगे बट कैलकुलस लगानी पड़ेगी, बिकॉज पावर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो ये जो P इंटू यू पावर दिया गया है, पावर डिवाइडेड बाय मास, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल्स टू द फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। और फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, this power equals to force into velocity, force is mass into acceleration, acceleration is dv by dt, so power equals to mass into acceleration, force into velocity। ये पावर हो गई, ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, सो ए को डिस्टेंस निकालना है, सो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह पर v dv अपॉन ds रखेंगे, v dv by ds, एंड देन इसके आगे आप समझ सकते हो क्या करना है, v स्क्वायर इंटू डीवी इक्वल्स टू v square into dv equals to pu divided by m into ds। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स इधर 0 से s2 रख देंगे, और वेलोसिटी u से v हो रही है, इन सेकंड पार्ट इट इज u टू v, इससे दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और फिर दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो आप अपने आप एक बार कर लीजिए, s1 प्लस s2, जिससे पूरा आंसर आ जाएगा। हो जाए तो एक बार मुझे बता देना, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिए मुझे। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, बता दो यार, आप ही लोग का देखो, हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। यस क्योंकि कोशिश हमारी पूरी ये है कि मैकेनिक्स पूरी मतलब एंटायर 11th रिवाइज कर दें हम। तो ना प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें हम जो कंसेप्ट अब टच करेंगे वो है इम्पल्सिव टेंशन फोर्स। इम्पल्सिव टेंशन, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं इम्पल्सिव टेंशन को।
इम्पल्सिव टेंशन मतलब जर्क। इम्पल्सिव टेंशन मीन्स जो जर्क वाले क्वेश्चंस है, एंड ये बेस्ड है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो ये कहता है कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल्स हैं m1 m2 मासेस के, m1 मास और एक m2 मास के दो पार्टिकल्स, m1 मास m2 मास के दो पार्टिकल्स, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ लूज स्ट्रिंग। m1 m2 आर कनेक्टेड बाय द लूज स्ट्रिंग, इसलिए दे आर कनेक्टेड बाय अ लूज स्ट्रिंग। m1 के पास v1 वेलोसिटी है और m2 के पास v2 वेलोसिटी है। v2 इज मोर देन v1। ये इनिशियल मोमेंट पर, मतलब टाइम t बराबर 0 पर m1 m2 दे हैव वेलोसिटीज इन द पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल वेलोसिटीज हैं, कनेक्टेड बाय अ लूज स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय अ लूज स्ट्रिंग, एंड ये लेंथ आपको a दी गई है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ दी गई है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कैपिटल L। नाउ ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। अभी लूज है, चलते चलते एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी। थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग जब चलेगी तो टाइट भी होगी कुछ। ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द, क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज इंपल्सिव टेंशन, व्हाट इज इंपल्सिव टेंशन, व्हाट इज इंपल्सिव टेंशन एट द मोमेंट it becomes tight, what is impulsive tension at the moment it becomes tight? Impulsive tension at the moment it becomes tight. हाँ जी सर। क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट दे आर मूविंग, both are moving along parallel lines, the masses are moving parallel to each other। यही इसमें सबसे मेन पार्ट भी है, the masses are moving parallel to each other। प्रॉब्लम ये है दैट m2 is moving faster than m1, v1 v2 में वेलोसिटी फर्क है, एंड दैट विल बी द रीजन फॉर टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग। m2 फास्ट है, m1 स्लो है, तो m1 थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, m2 बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, एंड धीरे धीरे स्ट्रिंग इनक्लाइन होती चली जाएगी। एंड सो एक टाइम आएगा जब ये m1 कुछ आगे आया होगा और m2 उससे भी ज्यादा आगे चला गया होगा, एंड देन ये स्ट्रिंग टाइट हो चुकी होगी, बिकॉज ये ज्यादा फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो धीरे धीरे m2 m1 से आगे निकल जाएगा, एंड स्ट्रिंग धीरे धीरे लूज से टाइट की तरफ जाएगी। ना जिस मोमेंट पर ये स्ट्रिंग टाइट होगी, उस मोमेंट पर जब ये टाइट हो जाएगी, जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, अगर हम उस मोमेंट की बात करें, और जस्ट बिफोर जब ये टाइट होगी, स्ट्रिंग जब टाइट हुई है उसके इमीडिएटली बाद और स्ट्रिंग के टाइट होने से इमीडिएटली पहले
टाइट होने से जस्ट पहले, स्प्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले इसके पास v1 वेलोसिटी होगी और इसके पास v2 वेलोसिटी होगी। टाइट होने से जस्ट पहले ये v1 था, ये v2 था, और टाइट होने के जस्ट बाद, टाइट होने के जस्ट बाद इनकी जो वेलोसिटीज होंगी ये बराबर होगी। टाइट होने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी पर आ जाएगी। इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए। और उसके पीछे क्या रीजन? ये कमेंट क्यों किया जा रहा है कि जब स्प्रिंग टाइट होगी तो ये और ये सेम वेलोसिटी पर होगी? उसके लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये v1 डैश हो गया, ये v2 डैश हो गया। स्प्रिंग जब टाइट होगी और मान लेते हैं कि यहां पर कोई थीटा एंगल बन रहा है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन वाला कंसेप्ट फिर से लगाएंगे। m1 पर टेंशन फोर्स इस तरफ काम कर रहा होगा, तो m2 पर टेंशन फोर्स इधर काम कर रहा होगा। समेशन t डॉट वी जीरो, समेशन t डॉट वी जीरो, एक बार फिर से, ये t और v1 डैश और थीटा एंगल, तो t v1 डैश cos थीटा, t v2 डैश और 180 माइनस थीटा, t v2 डैश 180 माइनस थीटा, तो माइनस t v2 डैश cos थीटा इक्वल टू 0। एंड इससे प्रूफ हो जाएगा कि v1 डैश मस्ट बी इक्वल टू v2 डैश। तो इसको v मान लेते हैं। ये इसका प्रूफ है कि ये वेलोसिटीज बराबर आएगी। वो ऑब्वियस नहीं है, वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन की वजह से हो रहा है कि वेलोसिटी बराबर है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट। अच्छा, एक बार और देखें, मैं लगातार तुम ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत जब भी पड़ेगी मेरे को, मेरी अप्रोच नहीं बदल रही, मैं बार बार उसको सिग्मा टी डॉट बी से ही कर रहा हूँ। मतलब प्रॉब्लम चेंज होने पर हम अपना मेथड नहीं चेंज कर रहे हैं। नाउ निकालेंगे कैसे इसको, इस v को कैसे निकालेंगे? ये जो v है इसको निकालेंगे कैसे? तो एक चीज नोटिस करें, क्या यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं सिस्टम का? दो ही तरीके हैं, इम्पल्स वाले क्वेश्चंस में, कोलिजन वाले क्वेश्चंस में, जर्क वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर हम या तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। जितने ये इम्पल्स एंड कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हमारे सॉल्व करने का जो तरीका है, या तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हो या फिर इम्पल्स बराबर चेंज मोमेंटम लगाते हो। मैं एडवाइस ये दे रहा हूँ कि इनमें से जो भी लगाना है उसके पहले आप एक बार पॉज करके और अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, क्या यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चनिंग की जाती है, और ऐसा ना करें कि हम पहले लगा दें फिर आंसर गलत हो जाए और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि हमने क्या किया है। तो पहले थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इज मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड इन दिस न्यूमेरिकल और नॉट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन तब होता है जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्या इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स कहते किसको है? तो जब कनेक्टेड बॉडीज हो या फिर कांटेक्ट वाली बॉडीज हो, कनेक्टेड या कांटेक्ट में जो टेंशन फोर्स लगती है, अगर कनेक्टेड है तो टेंशन फोर्स लगेगी, कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स लगेगी। इनको हमेशा ही इंटरनल फोर्स माने। अब आप चेक करो इसके अलावा और कौन सी फोर्स। कनेक्टेड और कांटेक्ट में टेंशन और नॉर्मल को हमेशा इंटरनल फोर्स देखिए, टेंशन इंटरनल फोर्स, नॉर्मल का कोई केस नहीं है यहाँ पर। इनके अलावा अगर कोई फोर्स है तो एक्सटर्नल है और नहीं है तो नहीं है। इस केस में m1 m2 कनेक्टेड बॉडीज है, तो टेंशन बिकम्स द इंटरनल फोर्स। ये आपके मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसकी वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, इट कैन बी कंजर्व्ड।
मोमेंटम कैन बी कंजर्व। अब अगर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो क्या वेलोसिटी आएगी वो देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो क्या वेलोसिटी आएगी। और मोमेंटम कंजर्वेशन हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है। ये इस तरीके से जब क्वेश्चनिंग करने, इस तरीके से क्वेश्चनिंग कर करके अगर आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा है। अभी हम लोग की अप्रोच क्या होती है कि हम बगैर ज्यादा सोचे समझे, मतलब थॉट आया और तुरंत इक्वेशन लिख दी। क्योंकि अब हम जिन टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं वो अब टफ वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, मोमेंटम, इम्पल्स, कोलिजन, नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल आएगा। ये मतलब थोड़ा टाइम मांगते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व, क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हैं या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कराओगे। सो जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं हमारे पास तो हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में करा सकते हैं कंजर्व। हमने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कैसे देखा जाता है। टेंशन एंड नॉर्मल्स को हमेशा इंटरनल मानिए। इनके अलावा फोर्स अगर है तो देखिए इस क्वेश्चन में इनके अलावा कोई फोर्स है नहीं, तो इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जिस भी न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहां पर जो भी डायरेक्शन आपको समझ में आए उधर करा लो कंजर्व। आपको हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करना है हॉरिजॉन्टल कराइए, वर्टिकल में करना है वर्टिकल कराइए, जहां मन करे वहां कराइए। और अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है उस डायरेक्शन को छोड़ देते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व करा देंगे। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल में कंजर्व कराइए, वर्टिकल में है तो हॉरिजॉन्टल में कंजर्व कराइए। ये इसकी थ्योरी है। फिलहाल यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम हॉरिजॉन्टल में ही कंजर्व कराते हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिगिनिंग में m1v1 प्लस m2v2, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम m1v1 डैश एंड प्लस m2v2 डैश। और क्योंकि हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन से ये प्रूव कर चुके हैं कि v1 डैश एंड v2 डैश बराबर है, एंड सो v इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब पूछा गया है इंपल्सिव टेंशन क्या है इसमें। इंपल्सिव टेंशन क्या है, तो पहली बात तो कि हमको ये पता होना चाहिए कि इंपल्सिव टेंशन बोलते किसको है। अगर लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। इंपल्सिव टेंशन, इंपल्सिव टेंशन किसको कहा जाता है। इंपल्सिव टेंशन मतलब टेंशन का इंपल्स कितना है। इंपल्सिव टेंशन मतलब हमको टी नहीं निकालना है, हमको उस टेंशन फोर्स के इंपल्स की वैल्यू बतानी है। इंपल्सिव टेंशन मींस वी हैव टू फाइंड द इंपल्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स। इंपल्स बाय द टेंशन निकालना है। एंड सो इंपल्सिव टेंशन मींस इंपल्स बाय टेंशन फोर्स। अब इंपल्स किसी भी फोर्स का निकालने के लिए, यहाँ पर तो हम टेंशन वाली फोर्स का इंपल्स निकाल रहे हैं, वैसे अगर इंपल्स किसी भी फोर्स का निकालना हो, इंपल्स बाय एनी फोर्स, इंपल्स बाय एनी फोर्स, तो वैसे तो ये डिफाइंड है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। किसी भी फोर्स का इंपल्स निकालने का फॉर्मूला यही है। डेफिनेशन तो यही कहती है कि इंपल्स बाय द फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली इंपल्स बाय टेंशन निकालना है आपको, जो कि ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल्टरनेटिवली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेंशन फोर्स के अलावा और कोई फोर्स इसके ऊपर लग भी नहीं रही।
जो टेंशन है इसके अलावा और कोई फोर्स यहाँ पर है ही नहीं। सो टेंशन ही इकलौता फोर्स है और यही आपका रिजल्टेंट फोर्स भी है। इनमें से किसी भी एक मास को देखो आप, चाहे m1 देखो चाहे m2 देखो, क्योंकि ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कंसेप्ट ये है, यहां पर भी लोगों में कंफ्यूजन है, गलती है। इम्पल्स बाय टेंशन बराबर इंटीग्रेशन टी dt, मेजॉरिटी ऑफ लोग इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, इम्पल्स किसी स्पेसिफिक फोर्स का निकाल रहे हो, अगर आप एक स्पेसिफिक फोर्स का इम्पल्स निकालना है तो ये इंटीग्रेशन से होगा। जब आप टोटल इम्पल्स निकालते हो, टोटल इम्पल्स बाय ऑल फोर्सेस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये डिफरेंस को ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर फोर्स का इंपल्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाइए, सारी फोर्सेस का कंबाइंड इंपल्स निकालना है तो आप चेंज इन मोमेंटम कर सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में टेंशन के अलावा फोर्स है ही नहीं, तो टेंशन ही हमारा ऑल फोर्स बन जाएगा। ऑल फोर्सेस मतलब टेंशन ही हुआ ये, क्योंकि और कोई है ही नहीं, एंड इसलिए हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते सर ये ऑल फोर्सेस वाले एक बार दोबारा बता दीजिए। हैं। थ्योरम थ्योरम ये एक्चुअली इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, न्यूटन सेकंड लॉ है ये। न्यूटन सेकंड लॉ का ही फॉर्मेट है ये, dp बाई dt बराबर f लिखा जाता है। हम बात आपसे ये कह रहे हैं कि इम्पल्स की जब डेफिनेशन दी जाती है तो इम्पल्स को डिफाइन किया गया है एक सिंगल फोर्स के लिए। सिंगल फोर्स के लिए इम्पल्स को डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। और अगर एक पार्टिकल पर कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं तो सबके इम्पल्स जब ऐड करते हैं तो वो ये चेंज इन मोमेंटम है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इसको बोला गया। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में m2 पर जो टेंशन लग रहा है इसके अलावा दूसरी कोई फोर्स नहीं है। सो इम्पल्स बाय टेंशन इज सेम एज द इम्पल्स बाय ऑल फोर्सेस। इसलिए इंटीग्रेशन को छोड़ करके हम मोमेंटम चेंज निकालते ओके सर। हैं। ठीक, और एक और बात है इसमें, ये मैंने इसलिए बताया कि हम ऐसा ना हो ना कि इस क्वेश्चन को कर रहे हैं और इसकी वजह से हम कोई गलत चीज दिमाग में बिठा ले जाए कि भाई हम कर तो ये वाला क्वेश्चन है और कुछ ऐसी चीज दिमाग में बैठ गई जो आगे किसी क्वेश्चन में डिस्टर्ब कर दे। इसको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जब आप चेंज इन मोमेंटम कह रहे हो तो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि ये जो इम्पल्स है वो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स का नहीं है, सारी फोर्सेस का है। अब अगर एक ही फोर्स है तो वही आपका ऑल हो गया, उस केस में आप इसको उस पर्टिकुलर फोर्स का भी इम्पल्स बोल सकते हो। आया समझ में चीज? यस सर। अब निकालें कैसे इसको? इसको निकालें कैसे? ये क्वेश्चन है बड़ा अजीब सा है, मतलब अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे ना तो ये बहुत ही अपने आप में अजीब सा क्वेश्चन। ना ये निकालेंगे कैसे? हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। ये चेंज इन मोमेंटम आप कौन से डायरेक्शन में निकालोगे? और ये चेंज इन मोमेंटम हम सिस्टम का निकालेंगे या किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का निकालेंगे? इतनी हमको क्लियरली सब कुछ पता हो। निकालना है मेरे को चेंज इन मोमेंटम है, बट ये मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालूं या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालूं?
तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमसे कहा गया है फाइंड द इम्पल्स बाय टेंशन, और आगे फर्दर क्या पूछा गया था, उसने एक लाइन और बोली थी मैंने, फाइंड द इम्पल्स बाय टेंशन एट द मोमेंट स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। जब स्ट्रिंग टाइट हुई है उस समय इम्पल्स निकालना है आपको। उस मोमेंट पर इम्पल्स की वैल्यू पूछी जा रही है जब ये स्ट्रिंग टाइट हो रही है। और डेफिनेशन कहती है कि इम्पल्स बाय टेंशन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। सो एज पर द डेफिनेशन इम्पल्स इज ऑलवेज इम्पल्स। देखिए, अगर हमारा इम्पल्स का जो कैलकुलेशन है, इम्पल्स का कैलकुलेशन कितने इंटरवल के लिए किया जा रहा है उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। यहां पर इम्पल्स का जो कैलकुलेशन किया जा रहा है वो मोमेंटली किया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इम्पल्स एग्जैक्टली उस समय बताओ जिस समय ये टाइट हुआ है। तो जब ये टाइट हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पर इम्पल्स निकालना है तो वो इम्पल्स टेंशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मोमेंटली निकाल रहे हो आप, एक पर्टिकुलर टाइम पर जा करके इम्पल्स निकालना है, तो ये इम्पल्स जिधर टी लग रहा है इस तरफ है, जिस साइड टी लग रहा है उस तरफ है। और इसलिए चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू स्ट्रिंग के अलोंग निकाली जाएगी। चेंज इन मोमेंटम को जो कैलकुलेट किया जाएगा वो अलोंग द स्ट्रिंग निकाला जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, ये निकालेंगे। और वो कितना है, m2 का मोमेंटम स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, m2 का मोमेंटम स्ट्रिंग की डायरेक्शन में निकालना होगा। तो दिस इज m2 v2 डैश cos थीटा, m2 v2 डैश cos थीटा, ये इसका मोमेंटम है। और टाइट होने से जस्ट पहले, स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले यहां पर मोमेंटम था m2 v2 cos थीटा, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर v2 जस्ट आफ्टर v2 डैश। तो फाइनल मोमेंटम में v2 डैश आएगा, इनिशियल मोमेंटम में v2 आएगा। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर है, तो एंगल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड इसलिए इसका जो आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है m2 v2 डैश cos थीटा माइनस v2 cos थीटा। ये कैलकुलेशन एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। तो v2 डैश हम v बोल रहे हैं और v हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी कि स्ट्रिंग की लेंथ l है और ये लूज लेंथ आपको दी गई थी, ये a थी। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी कि हम क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके थ्रू हमको कितनी नई बातें और कितनी क्लैरिटी बन रही है। ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस में, ये सब क्वालिटी क्वेश्चन। क्वालिटी इन द सेंस का मतलब जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कंफ्यूजन है वो क्लियर किए जा रहे हैं, कि हमारी डेफिनेशंस कहीं पर मान लो खराब है, कहीं पर मेरे को यही अंडरस्टैंडिंग पुअर थी, वो सब चीजें रेक्टिफाई की जा रही है। ये हो गया क्लियर? Yes, sir. Yes. इम्पल्सिव टेंशन। नाउ एक आखिरी क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इम्पल्सिव टेंशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इम्पल्सिव टेंशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इम्पल्सिव टेंशन, हाउ मच इज वर्क डन बाय द इम्पल्सिव टेंशन। सर इसका फाइनल स्टेप एक बार और बताइए। क्या चीज? सर फाइनल स्टेप जहाँ फाइनल चेंज
मोमेंटम निकाला है वो वाला। वो हमने आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कह रहा है उस पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारे को जो इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है वो उस मोमेंट पर कहा गया है जिस मोमेंट पर ये टाइप हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप मोमेंटली इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स का कैलकुलेशन एक बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन में निकाल रहे हो, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्पल्स कैलकुलेट किया जा रहा है, ड्यूरेशन बहुत छोटा है। तो ऐसे में जब आप इम्पल्स कैलकुलेट करोगे और आप मोमेंटम का चेंज निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स किया जा रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए, और मेथड आप ले रहे हो मोमेंटम वाला, यानी कि इसके थ्रू। तो मैंने ये बोला है कि मोमेंटम का चेंज हम उस डायरेक्शन में निकालेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। अगर हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्पल्स निकाल रहे हैं और वाया चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो ये चेंज उस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाए जिस डायरेक्शन में उस शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम पर फोर्स लग रहा था, यानी कि स्ट्रिंग के अलाउ निकालना। सर अगर एक से ज्यादा फोर्स होते हैं तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में लेते हैं। क्वेश्चन का पेपर ऐसे ऐसे कोई बात नहीं करेंगे हम। अभी मैं ऐसे कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर होगा तो देखेंगे। अभी हम बताएंगे, मान लीजिए आप पता नहीं क्या इमेजिन करो, हम कुछ बताएं, आप इमेजिनेशन कुछ और कर लो, तो जो पर्पज है वही डिफीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क बाय इम्पल्स? हाउ मच इज वर्क बाय इम्पल्स? ना, यहाँ पर किसी भी इम्पल्स का वर्क निकालना होगा, किसी भी इम्पल्स का, वो इम्पल्स नॉर्मल फोर्स का आया हो, वो इम्पल्स टेंशन फोर्स का आया हो, वो इम्पल्स किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आया हो, ग्रेविटी के थ्रू आया हो, वर्क बाय एनी इम्पल्स ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वर्क बाय एनी इम्पल्स ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियसली अगर आप निकाल रहे हो, तो इट इज ऑलवेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि निकाल सकते हैं। इम्पल्स लगने से पहले की काइनेटिक एनर्जी पता है, इम्पल्स लगने के बाद की काइनेटिक एनर्जी पता है, एंड सो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके, सिस्टम की चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके, सिस्टम का चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके टोटल वर्क बाय इम्पल्स निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बाय इम्पल्स यहां से निकाल सकते हैं जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक नेगेटिव वैल्यू है, विच मीन्स कि यहाँ पर इम्पल्स ने नेगेटिव वर्क किया है, जिसका मतलब इस इम्पल्सिव टेंशन ने सिस्टम की एनर्जी को खाया है, मतलब सिस्टम की एनर्जी को लूज किया है, सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट किया गया है, सिस्टम की एनर्जी लॉस हुई। और इसीलिए जर्क वाले क्वेश्चंस में जब जर्क लगता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, जिस मोमेंट पर जर्क लगेगा उस समय एनर्जी लॉस होगी, एंड इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये न्यूमेरिकल्स नहीं किए जाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कभी नहीं लगाएंगे। और इसको मैं दिखाता हूँ, मतलब एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे, उसमें दिखाते हैं क्या कर रहे हो।
क्वेश्चन ये है कि कोई एक पुली है और उसके थ्रू दो मासेस अटैच किए गए हैं। एक तरफ M2 मास है जो कि किसी टेबल पर है, M2 मास एक तरफ टेबल पर रखा हुआ है, और दूसरे साइड एक M1 मास है। और यहाँ पर स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, इसको टेबल की जो लेवल है, टेबल का जो लेवल, यहाँ से स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है, स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है, और यहाँ पर एक M1 मास लगाया गया है। ये हाइट h है। मतलब जो टेबल का जो लेवल है, टेबल का जो लेवल है, इस लेवल से h डिस्टेंस ऊपर है M1, और यहाँ पर स्ट्रिंग लूज है क्योंकि स्ट्रिंग को फोल्ड किया गया, तो ये स्लैकनेस होगी, स्लैकनेस है, स्ट्रिंग लूज है, और इसको रेस्ट से स्टार्ट किया गया। M1 रेस्ट से चालू कर दे रहे हैं। ना ये दिया हुआ है कि M2 इज मोर देन M1। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, पहले वर्बली सुन लेते हैं कि निकालना क्या है मेरे को। क्वेश्चन में निकालना है आपको टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम इंटरवल बिटवीन M2 is leaving the table and M2 coming back on the table. Time interval between the movements. First movement M2 is leaving this table. Second movement is M2 returns on the table. इन दो मोमेंट्स के बीच का टाइम निकालना है। टाइम बिटवीन M2 leave the table and M2 returns to the table. Leave and return, ये दो है। How much will be the time interval? तो देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि M2 लीव करेगा कब। M2 टेबल को क्यों छोड़ेगा? ऑब्वियसली जब तक ये स्ट्रिंग स्लैक रहेगी, जब तक ये स्ट्रिंग स्लैक होगी तो इधर कोई टेंशन फोर्स आएगा नहीं, और जब तक टेंशन आएगा नहीं तब तक ये उठेगा नहीं। ये तभी उठेगा जब यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आए, और वो भी इसके वेट से ज्यादा है। mg से बड़ी टेंशन फोर्स जब आएगी तभी ये ऊपर जाएगा। पॉइंट नंबर 1। टेंशन तब आएगी जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी, और स्ट्रिंग टाइट तब होगी जब ये स्ट्रिंग का मुड़ा हुआ पार्ट, ये पार्ट नीचे चला जाए। तो हम लोग दो मूवमेंट्स देखते हैं। एक मूवमेंट जब ये M1 h डिस्टेंस नीचे आया, जब ये M1 h डिस्टेंस नीचे गया और स्ट्रिंग टाइट होने ही वाली है, स्ट्रिंग टाइट होने ही वाली है, टाइट हुई नहीं है, होने वाली है। अगर हम उस मूवमेंट की बात करें, अगर हम वो मूवमेंट देखें, M1 और दूसरे साइड M2, अभी हम यहाँ पर टेबल नहीं बनाएंगे, तो टाइट होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले M2 रेस्ट पर,
और m1 मास चल रहा होगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ, टाइट होने से जस्ट पहले ये कितना फॉल किया होगा निकाल सकते हैं। ये टेबल के लेवल से h ऊपर था, अब उस टेबल के लेवल से h नीचे है, इसका मतलब ये 2h डिस्टेंस नीचे गया, ये 2h डिस्टेंस फॉल किया है। और अगर ये 2h डिस्टेंस फॉल करेगा तो वेलोसिटी रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय 2h, ये m1 की वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर टाइट, स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट पहले, जस्ट पहले। उसके बाद जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी, जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगी, तो जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगी m2 लिफ्ट होगा, और अब स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है, पुली स्टेशनरी है, तो m2 और m1 सेम वेलोसिटी पर आएंगे। अब अगर m1 v वेलोसिटी से चल रहा है तो m2 भी v वेलोसिटी से चलेगा, ये भी v से चलेगा, ये भी v से चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो गई है और पुली स्टेशनरी है। क्या इन दोनों मूवमेंट्स पर एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहेगा यहां और यहां के बीच में? तो उसका क्लियर आंसर है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट अ स्लैक्ड स्ट्रिंग बिकम्स टाइट स्ट्रिंग, मतलब जर्क आया है, और जब जर्क आया है तो इन दो मूवमेंट्स के बीच में एनर्जी का लॉस हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू तो ये होगा नहीं, एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्लैकनेस से टाइटनेस हो रही है, एनर्जी लॉस हुई है। अब लगाएंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, वो जो स्टेटमेंट दिया था वो बता रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम किसी पर्टिकुलर फोर्स का इंपल्स नहीं है, चेंज इन मोमेंटम पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस का इंपल्स है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट m2 पर अप्लाई करें, m2 पर, और देखें कि m2 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस प्रोसेस में m2 के ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा और m2 के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। सो टेंशन फोर्स का इंपल्स टी डी टी, ये इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स, और ग्रेविटी भी लग रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो प्लस माइनस एम जी डी टी, प्लस माइनस, ऊपर प्लस माना गया है, नीचे माइनस माना गया है डायरेक्शन के हिसाब से। ये मैं कह रहा था कि अगर आप एक पर्टिकुलर फोर्स के इंपल्स की बात कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखी जाएगी, और जब सारे इंपल्स ऐड कर देते हो आप, अब ये चीज, अब इस चीज को हम इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर सकते हैं, और इसका चेंज इन मोमेंटम m2 इंटू वी माइनस m1 इंटू जीरो, एक इक्वेशन बन जाती है ये। सिमिलरली m1 पे जाते हैं, m1 पर भी एक t ऊपर लग रहा है, एक mg नीचे लग रहा है, तो वहां भी यही चीज है, इंटीग्रेशन है टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन, ये m2 है, उधर m1 है, और इसका चेंज इन मोमेंटम, सो m1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मानी जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस v, और माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो भी डाउनवर्ड है, वो भी नेगेटिव मानी जाएगी, तो माइनस रूट ऑफ 4gh। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये वो कहा, मैं ये बोल रहा था कि मल्टीपल फोर्सेस में और सिंगल फोर्सेस में कैसे देखा जाता है। नाउ सर यहाँ पे ये माइनस अलग बात है, रूट फोर होना चाहिए। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, यस सर। करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू।
नाउ यहां पर काम करता है एक अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये इम्पल्स का जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ड्यूरेशन चेक करते हैं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। ये इतना स्मॉल ड्यूरेशन है, इतना छोटा टाइम इंटरवल दिया गया हमें, इतना कम है ये टाइम। यहाँ पर इम्पल्स की एक अप्रोक्सीमेशन काम करती है कि इतने स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में ग्रेविटी और अगर स्प्रिंग हो तो इनके इम्पल्सेस को इग्नोर किया जाता है। अगर उन मल्टीपल फोर्सेस में ग्रेविटी और स्प्रिंग हो और ड्यूरेशन आपका काफी टाइम छोटा है, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन की बात चल रही है, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। ना हम नेग्लेक्ट कर देंगे ग्रेविटी के इम्पल्स को, यानी ये चीज नेग्लेक्ट कर दी जाएगी और ये चीज नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। जब इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, तो दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड तो सेम ही होगी। जो लेफ्ट साइड यहाँ है वही लेफ्ट साइड यहाँ भी है, एंड सो राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। और इसलिए m2v शुड बी इक्वल टू m1 माइनस v प्लस √4gh। जो देखने में कई लोग इसको कहानी सुनाते हैं, उनकी सीधी कहानियां बताते हैं कि इट लुक्स लाइक मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये इसका v आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली मान लो पढ़ाना स्टार्ट किया, किसी ने कुछ भी किया, वो कहते हैं कि एक लाइन में इसको कर देते हैं m2v प्लस m1v, यहाँ का मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है हमें। बट मैं उस अप्रोच पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो एक जुगाड़ करने वाला तरीका है कि बस क्योंकि उनको आंसर पहले से पता है इसलिए वो ये मेथड बता रहे हैं। हमें ये आंसर पहले से नहीं पता था। फिलहाल ये v आ गया, अब उसके बाद की कहानी सुनिए। v आने का मतलब स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद m2 की वेलोसिटी आ गई। अब मेरा क्वेश्चन था कि ये वापस कितनी देर बाद आएगा। m2 टेबल को छोड़ के ऊपर जाएगा और फिर लौट के नीचे आ जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो अब काइनेमेटिक्स लगाओगे। अगर ये v स्पीड से ऊपर गया है तो कुछ कुछ देर ऊपर जाएगा फिर लौट के नीचे आ जाएगा। ऐसे केसेस में टाइम ड्यूरेशन जो होता है थ्रू द काइनेमेटिक्स इट शुड बी 2 टाइम्स v बाई जी, 2v बाई a। v इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मान लेंगे कि रिटार्डेशन a का आया होगा, तो 2v अपॉन a। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा। और ध्यान दीजिए आपसे कहा गया था कि m2 m1 से बड़ा है। इधर हैवियर बॉडी है, इधर लाइट बॉडी है, और ये एक एटवुड मशीन है। इसकी एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से आएगी। इधर m2g, इधर t, हैवियर मास इधर है, तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा। और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। वेलोसिटी भले इसकी ऊपर आई हो, एक्सेलरेशन नीचे आएगा क्योंकि ये मास बड़ा है। लेफ्ट साइड पर t माइनस m1g इक्वल टू m1a, और यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी m2 माइनस m1g बाय m2 प्लस m1। और क्योंकि ये v के अगेंस्ट है, बॉडी रिटार्डेट हो रही है, रिटार्डेशन की वजह से ही ये कुछ हाइट पे जाकर के वापस लौट आएगा। और वो तो v आप इम्पल्स से निकाल रहे हो और a हम न्यूटन लॉ से निकाल रहे हैं, एंड देन फाइनली हमारा टाइम आ जाएगा। हो गया क्लियर।
यस Yes, sir. Yes. Yes.